अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच्ची बात विद एस के न्याजी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म अली। नाजरीन, मुल्क में जारी समाजी और मुआशी मुश्किलात और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार और चेयरमैन रोज न्यूज़ सरदार खान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। नाजरीन, बढ़ते हैं आज की सच्ची बात की तरफ। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के आज 5 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 5 साल मुकम्मल होने पर पैगाम जारी किया गया है। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बाइस बिला जवाब जारहियत का जवाब दिया। बयान में कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ कुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जारहियत का हर दफा भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी नाज़रीन, सच्ची बात आपने सुनी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। टी इज़ फैंटास्टिक सरप्राइज डे। 27 फरवरी 2019 को जो भारतीय जारहियत का पाक फ़ज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया था, आज पूरे मुल्क में उस हवाले से बात हो रही है। अभिनंदन वर्थामन, जिन्होंने भारतीय तैयारे में बैठकर पाकिस्तान का रुख किया था और यहाँ चाय पीने की घर से निकले थे, अभी तक हिंदुस्तान को पाकिस्तान का दिया हुआ वो सबक याद है। नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनकी मेहनतों की वजह से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम मजबूत है। मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बराजमान हो चुकी हैं और अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बाकायदा तौर पर वो निभाने के लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। सरदार खान न्याजी साहब ने जो कॉलम लिखा, मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला, नई तारीख रकम, उस हवाले से खान साहब से बात करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की सियासत का भी कुछ इसी तर्ज में आगाज़ हुआ था। नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला बने, उसके बाद वज़ीर आज़म बने। खान साहब से पूछेंगे, कुछ मवाजना करने की भी कोशिश करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वज़ीर आज़म बनी थी, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म। इसी तरह मरियम नवाज़ ने ये रिवायत को थोड़ा सा दोबारा से री इन टच किया है कि पंजाब की और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला बनी है, तो इनकी जो आगे प्रोग्रेस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस पर समाअत हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। निगरान काबीना ने जाते जाते पाकिस्तान की गरीब आवाम पर एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया है, तो इस हवाले से जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और आइंदा जो हुकूमत होगी वो इन मामलात को कैसे सॉल्व करेगी। नाज़रीन, चूँकि मखसूस नशिस्तों वाला एस्पेक्ट इस वक्त जो है रजिस्ट करता हुआ दिखाई देता है कौमी असम्बली की तकमील के अंदर, चूँकि 29 फरवरी की तारीख आने को है, 21 दिन का वक्त था आइन के मुताबिक, तो सदर पाकिस्तान ने तो समरी मुस्तरद कर दी, दस्तखत नहीं किए, इजलास नहीं बुलाया। इस हवाले से भी कानूनी माहिरीन से राय लेंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या सदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है या वाक़तन मखसूस नशिस्तों की जो अलॉटमेंट है वो भी नहीं हुई, तो उस अलॉटमेंट के ना होने तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। कुछ इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। खान साहब की जानिब बढ़ते हैं। खान साहब, पहले तो ये बताइए, आज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 5 साल मुकम्मल हुए हैं। पाक फ़िज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया था, अभिनंदन चाय पीने आए थे और टी इज़ फैंटास्टिक 36 घंटे ये सोशल मीडिया की जीनत बना रहा ये हैशटैग। तो आज का दिन कैसे देख रहे हैं खान साहब इस हवाले से? इस हवाले से बहुत बड़ा दिन है। एयरफोर्स ने बहुत बड़ा काम किया, काबिल फ़ख्र काम किया और हमें अपनी एयरफोर्स पे फ़ख्र है और यकीनन बहुत बड़ा दिन है। तो खान साहब, दोबारा से वो चाय पीने नहीं आए, उसके बाद भारतीय लोग तारीफ़ तो बहुत करके गए थे। हाँ हाँ सही। अच्छा खान साहब, थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में आज उनकी चीफ मिनिस्टर के तौर पे सिलेक्शन के बाद आज हमारा पहला प्रोग्राम है, आप उसके बाद बात कर रहे हैं आज। उससे पहले आप इनकी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको सराहते रहे। ताहिर औरंगज़ेब साहिबा आई, उस दिन भी आपकी यही उनसे बात हुई कि मरीम साहिबा का कैलिबर इतना है कि वो चीफ़ मिनिस्टर बन सकती है और मामलात को संभाल भी सकती हैं। इरफान सिद्दीकी साहब आए, उनसे भी आपने यही बात की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी मरीम नवाज़ के हवाले से आपने इसी तरह की बात की। तो अब तो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, अब मामलात को संभाल पाएंगी। काफ़ी पेचीदगियाँ चल रही हैं पंजाब को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। खान साहब देखें जी, जहाँ तक संभाल पाएंगी या नहीं पाएंगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जी। को इंडिपेंडेंट नहीं होती चीफ मिनिस्टर के वो इंडिपेंडेंट मामलात को चला ले।
उसका फेडरल के साथ तल्लक होता है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लक होता है, उसका अदारों को चलाना होता है, सिस्टम को सारा घेर करना होता है। पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे पोटेंशियल, सबसे आबादी, सब लिहाज से बड़ा सूबा है। अब जहाँ तक उसकी नीयत है, जो उसने स्पीच की, एक बहुत बड़ी स्पीच की, बहुत अच्छी स्पीच की, और बहुत यानी कि एक किस्म का एक ख़ास स्पीच की। और उस स्पीच के जो मकासद थे वो यही थे कि एक को एक जामे और एक को इंतकामी सियासत ना की जाए, जामे और मजबूत गवर्नमेंट को बनाने के लिए एक सिस्टम को चलाया जाए। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि वो कैसे काम करेगी, जहाँ अर्ज है उसका काम करने का, जहाँ उसके सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सोर्सेज मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा सोर्स उसका नवाज शरीफ है, जो घर में बैठना है जिसने, और जिसने बेटी को, जिसने उसके नाम को कायम रखा, जिसने उसके सिस्टम को कायम रखा, इतनी देर बाहर रहा, बेटी को उसने चलाना है। और जिन जिन मामलात से उसने खुद सबक सीखा, बेटी को उन चीज़ों से के नज़दीक शायद न जाने दे। तो लिहाजा इसकी कामयाबी इस वजह से मुझे लगती है, ये रहनुमाई भी है। रहनुमाई जो है वो प्रॉपर उस हाथ से है जिसको तमाम तजर्बात से गुजरना पड़ा है, तमाम एविडेंस, तमाम मामला, तमाम हालात से वो गुजर चुका है। तो वो उसका सिर्फ काम होगा बेटी को चलाना। फिर फेडरल में क्या होता है क्या नहीं होता वो आने वाला वक्त बताएगा। सही। खान साहब, इस पर थोड़ी सी बात को एक्सटेंड करेंगे। अभी चूँकि जो एक तो कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से कयास आराइयाँ चल रही हैं और स्पीकर के इजलास बुलाने पर जो बात हो रही है, उसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों वाला एस्पेक्ट है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं या नहीं। आज तो अलॉटमेंट का जो केस था वो कल तक मुलतवी हो चुका, तो कल ये फैसला होगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर कानून पंजाब भी रहे कंवर दिलशाद साहब। वेलकम करते प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कंवर दिलशाद साहब, आप ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा है जनाब। हमने अपने 13 महीने बड़ी खूबसूरत इंग खेली। हमारे कैप्टन थे मोहसिन नकवी साहब, हाँ, और हम उनकी टीम के साथ थे। बिल्कुल 11 की टीम थी। बड़ी क्या कामयाबी से खेल कर कल हमने अपना सबकदोश हो गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का हल्फ हो गया था। तो कानून में लिखा हुआ आर्टिकल 224 में कि जो ही वजीर आला का इंतखाब हो जाए, हल्फ हो जाए, तो काबीना जो होती है केयर टेकर गवर्नमेंट, वो ऑटोमेटिक सबकदोश हो जाती है। तो कल हम अपनी सबकदोशी से फारग होकर इस्लामाबाद आ गए। चलो इस्लामाबाद तो आए ना, हमारे इलाके में तो आए ना। पहले भी आपके इलाके में बैठे में हम, लेकिन हो सकता है अभी इस्लामाबाद का काम सीधा नहीं हो रहा ना। इस्लामाबाद के तो सीधा होने में मुझे बड़ी हैरानगी होती है सरदार नियाजी साहब कि हमारे आइन में बहुत सी तरामीम की जरूरत है। अब ये नई असम्बली आ रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है, इनको चाहिए जो आइन में जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात ये, आइन का आर्टिकल 91 में ये जिक्र है 2 में कि सदर मुमलकत जो है वही कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के मिजाज है 21 दिन के अंदर अंदर जब इंतखाबात हो जाए। तो उसमें आगे अल्टरनेटिव कोई बंदोबस्त नहीं। आप सदर साहब अगर नाराज हो जाएं या किसी बना दस्तखत ना करें, उसका कोई हल नहीं है। तो आज आप में हैरान हुआ कि जनाब पार्लिमानी अमूर की वजाहत करने के लिए गए सोलंकी साहब। सोलंकी साहब तो मीडिया पर्सन है, रिपोर्टर रहे या रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल रहे, उनको क्या पता पार्लिमानी अमूर क्या होता है। तो वजारत कानून कहाँ गई? इतने बड़े काबिल आदमी है, इरफान अख्तर साहब बैरिस्टर हैं और आलमी अदालतों में मुकदमा लड़ते हैं, उनकी खिदमत वासिल नहीं की गई। अब वो उनको बुलाते, पूछते, बताते, कोई तरीका बताते, उनको साइड लाइन पे कर दिया। और पार्लिमानी अमूर में जो एक वज़ीर इत्तलात के पास एडिशनल इंचार्ज है, तो सोलंकी साहब दोस्त है आपके भी, हमारे भी, सबके, तो बड़े नशीस आदमी हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि आइन और कानून की जो बारीकियां होती हैं वो या तो हम समझते हैं या फिर लॉ मिनिस्टर समझता है। उस चलो हमारे तो ठीक नहीं थे, तो हम तो पंजाब गवर्नमेंट में थे, लेकिन बहरहाल ये था कि मामला, लेकिन लॉ मिनिस्टर तो उनके पास मौजूद है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मौजूद है, उनसे कोई मशावरत नहीं। और वो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली तार हुसैन के पास चले गए।
तो ये तो नए से नए बुरहान पैदा हो रहे हैं ना। अब सदर साहब दस्तखत है, खैर हमें सदर साहब की इस पॉलिसी से एतराज है, हम लोग की मंतक से इख्तलाफ है कि आप देखो 23 सीटों का मसला है ख्वातीन का, उसकी वजह ये कहना है कि कौमी असम्बली का हाल मुकम्मल नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। 324 अरकान वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सारे मामला को सदर साहब ने भी थोड़ा सा इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाते जाते, और लेकिन बहरहाल आइन में इसके बारे में कोई रास्ता नहीं है कि अगर सदर साहब दस्तखत ना करें तो स्पीकर का तो जिक्र ही नहीं है आइन के अंदर। तो ये सारे खुद ब खुद बुरहान पैदा हो रहे हैं। आइंदा असम्बली जब आ जाएगी तो हम सब मिलकर आपके प्रोग्राम में बड़ा अच्छा इसकी मुहिम चलाएंगे, इसमें जहां जहां आइन की खामियां हैं वो दूर कर लें, कानून साजी कर लें, ताकि ऐसा कोई बुरहान पैदा हो जाए तो रास्ता निकल आए। कल जो स्पीकर साहब ने, रजा परवेज अशरफ साहब ने इजलास बुलाया है कंवर दिलशाद साहब, फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उन्होंने किस मंतक के तहत वो इजलास बुलाया है? ये मैंने आज का कॉलम पढ़े, आप उसमें लिखा है मैंने, उसमें लिखा है कि जनाब हमें खुद बता दें कि किस कानून के तहत आपने स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियार है। कौमी असम्बली के पास इख्तियार जब है, इख्तियार नहीं है। आइन तो आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 बार बार ही कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 21 दिन के अंदर में इंतखाबात करवाने की 21 दिन में आपने कौमी असम्बली का इजलास तलब करना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आप इसमें तो स्पीकर का कोई नामोशानी नहीं है। स्पीकर अपनी हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर इजलास हो जाता, हलफ उठाते, जब अगर कभी इजलास तलब करने के बारे में सदर साहब सबरी दस्तखत ना करते तो 1/3 जो है कौमी असम्बली के अरकान वो 1/3 लिख कर दें स्पीकर को, तो वो रिकमेंडेशन कर सकता है, लेकिन तब करें जब हलफ उठा चुके हों। अभी तो वो नामजद मेंबर कौमी असम्बली में, अभी उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया, उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। तो ये सारे मामला बड़े बुरहानी कैफी से गुजर रहे हैं। और मैंने तभी वही मैंने मैसेज भेजा है लॉ मिनिस्टर को, मैंने कहा चले आपको नहीं बुलाया तो आप खुद वॉलंटियरली चले जाते, पूछ नजर कराना तौर पर कि जनाब मैं राय देता हूँ। वो तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट की, आपको नहीं गए, लेकिन बहरहाल ये तो वफाकी हुकूमत नहीं। कमर दिलशाद साहब ये बताएं, अगर प्रेसिडेंट हलफ नहीं लेता, प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्शन ये है कि आप रिज़र्व सीटें दें, आप ये बताएं कि रिज़र्व सीटें बनती हैं इनकी कि नहीं? सदा ने ऐसा बड़ा मसला पैदा हो गया, हम सब काफी मसला कि मुझे नजर नहीं आ रहा। हम चूंकि चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के अच्छे दोस्तों में से शुमार की जाते हैं, अब हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, 1-1.5 महीने से वो बहुत मसरूफ हैं। लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ख्वातीन की नशिस्तों को इतने दिन क्यों लगाए? 6-7 दिन हो गए, आज भी तो खैर सुनने में आया PTI ने दरखास्त दी जी इसको मौखर कर दे, वो बहाना मिल गया। लेकिन अगर कल फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मिसाल के तौर पर पॉजिटिव दे देता है और वो कह देता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनकी सीटें, हम उसका एक तरीक़ेकार है, फिर कागजात नामजदगी स्कूटनी 4-5 दिन लग जाएंगे, तो फिर 29 तारीख गुजर जाएगी। इस लिहाज से ये सारे, अगर उन्होंने फैसला नेगेटिव दे दिया कि वो मुस्तहिक नहीं है, उनका इस्तेहकाक नहीं है, तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ फिर नए सिरे से दरख्वास्तें पटिशन दाखिल होंगी। तो ये सारा मामला एक बुरहानी कैफियत में पैदा हो गया, और इसी बुरहानी कैफियत के दौरान ही सदार न्याय साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च को सदारती इलेक्शन की कागजात नामजदगी वसूल कर रहा है, यानी 1 मार्च से। तो अगर प्रेसिडेंट आ जाते हैं जरदारी साहब, तो वो तो फिर हलफ ले लेंगे। नहीं, तो ये है कि ठीक है, अब स्पीकर साहब की जो इख्तियारात हैं उसकी कोई ना कोई वजाहत तो होनी चाहिए ना, किस कानून के तहत वो इजलास तलब कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके पास कोई पार्लियामेंट्री एक्ट या रूल बिजनेस या कोई ऐसे इख्तियारात होंगे जो बता रहा। अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं। अभी तक तो ये खबरें आ रही है कि स्पीकर को भी असम्बली ने वो एक समरी जाएगी ना वजीर आजम, तो वजीर आजम उस समरी को मंजूर करेंगे, तब इजलास कौमी असम्बली का हो सकता है। यानी स्पीकर डायरेक्ट नहीं तलब कर सकता, उसकी भी समरी प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो वो उन्होंने दोबारा समरी गई है प्राइम मिनिस्टर के पास, शटल कॉक हो रही है, सलूंगी साहब भी जा रहे हैं, सब मामला आगे पीछे, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई हल तो निकालेंगे 29 फरवरी को। लेकिन एक और बड़ी बात है कि 21 दिन जब आइन में लिख दिया है तो फिर जाहिर है कि सदर साहब को ये आइनी बुरहान पैदा नहीं करना चाहिए था। और इस आइनी बहरान पैदा करने से कोई हल भी नहीं निकलना कि भाई उनको सीटें मिल जाएंगी, या सीटें तो इस बहरान से तो नहीं मिलेगी, सीटें बहरान से कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कानून के थे, एक बात है इलेक्शन में पाकिस्तान के पास इख्तियारात तो हैं,
इख्तियार ये हैं कि माजी में 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हवाला बार बार दे रहे हैं, तो उनको भी इसी तरह का मामला पेश आ गया था। तो 3 सीटें ख्वातीन की उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में सरदार अजहर साहब थे, तो उन्होंने 3 सीटें उनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी थी। वही रेफरेंस बनाया जा रहा है, वही कोर्ट किया जा रहा है और वही सारे मामला देखे जा रहे हैं। तो मुमकिन है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंटीग्रिटी को चैलेंज कर दिया पीपल पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज ने भी और एमपीओ ने कि जनाब ये तो पार्लिमानी पार्टी नहीं है। तो कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी होगी तो वो और जिस पे आइंदा जो उसमें शामिल हो सकते हैं या ख्वातीन की नशिस्तें मिल सकती हैं। उसमें लिखा है कि जो कि सेक्शन 215 के तहत हकदार हैं अपने पार्टी का सिंबल लेने के, तो वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो 10-12 साल अपने नवाज शरीफ के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया था 2008 में, तो वो तो बाकायदा चल रहा है। इस मामला को इस तो उन्होंने चैलेंज ही कर दिया, उन्होंने खुद बुरहान पैदा हो गया, उनकी इंटीग्रिटी चैलेंज कर दी कि जनाब ये तो पार्लिमानी पार्टी नहीं है। तो कानून में तो पार्लिमानी पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, वो तो वो लिखा हुआ है जिसके पास सिंबल हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सेक्शन 209 के तहत पार्टी रजिस्टर को। अच्छा कमर दिलशाद साहब, एक तो ये पॉइंट के कानून में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं, दूसरा एक और भी पॉइंट पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि इस जो कौमी असम्बली में एक भी नशिस्त नहीं जीती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, उसका भी जिक्र कानून में नहीं है या उसका भी ताल्लुक नहीं है मखसूस नशिस्तों से। कहाँ कानून, तो इस बारे में तो कानून तो नहीं कहता कि सीट होगी तो आप ख्वातीन की नशिस्तें मिलेगी, सीट होगी तो आप पार्लिमानी पार्टी लाएंगे, उस पर तो कानून में तो कोई जिक्र नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है और ना हमारा जो इलेक्शन एक्ट में जिक्र है। ये तो खुद साख्ता बातें कर रहे हैं कि जी आप ये पार्टी जो है ये इसका एक सीट भी नहीं थी तो ये पार्लिमानी पार्टी लाने के मुस्तहिक नहीं है। तो पार्लिमानी अब तो सारे के सारे मेंबर कौमी असम्बली में दाखिल हो गए उसके अंदर, अब तो बहुत बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई, वो तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसके बाद वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएगी वो उसी पार्टी के बेस पर, पंजाब में बन जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन जाएगी। तो फिर सीटें तो उसका रिजर्व सीटें, फिर रिजर्व सीटों का हक तो बनता है ना उनका। पार्टी बन गई ना वो, अब उसको चैलेंज करना तो आप मुखालफत करना या आपस में वो मामलात ही करना है ना। अगर आपने मुखालफत ही इस तरह करनी है तो फिर तो वो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं बाहर दरवाजे के बाहर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर बैठे हुए पीपल पार्टी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब ये 2 पार्टियां कैसी हो गई हैं। वो तो हर तरह से लोगों के पास जवाज होते हैं, हर एक के पास तरीकेकार होते हैं, तो वो इस तरह से नहीं करना चाहिए था इनको। बहरहाल सारे मामलात को देखने के लिए इजलास होने दें, कौमी असम्बली का इजलास हो जाए, हल्फ उठा लें, चारों सूबों ने उठा लिया है, उठा रहे हैं, चारों सूबे गवर्नमेंट बन गई है तो इनको भी गवर्नमेंट बनने दें। और सदर साहब को भी चाहिए था कि बाकायदा इजलास होने दें, बाकी कौमी असम्बली में रजिस्टर तो बाद में मिल जाती, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल बार सूरत अगर इजलास हो भी जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद भी इनका क्लेम तो रिजर्व सीटों का रहेगा ना। यस बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं नाई साहब, सही फरमा रहे हैं आप कि अगर ये हलफ हो जाए डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी हो जाए तो इसके बावजूद भी क्योंकि 22-23 सीटें उन्होंने कोई सी हुकूमत साइज आना ही नहीं है। 23 सीटों का मसला है जिसमें मराठी भी 3 सीटें 4 सीटें हैं, बाकी 20 सीटें जो है वो ख्वातीन की हैं। अगर वो मसला हल हो जाता है तो तब भी तो हुकूमत साजी में वो शरीक नहीं हो सकते हैं, तो ये बाद में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। सदर साहब को बड़ी दानिशमंदी, सदर साहब गलतियां बड़ी करते हैं, आपको पता ही है। पहले उन्होंने अपने फाइसा के खिलाफ माफी मांग ली तो सॉरी गलती हो गई, वो इस तरह रहते उसके बाद कभी सभी तहरीर कर दी, वो बहाल हो गई, वो सॉरी गलती हो गई। तो ये सारी गलतियां की जा रही हैं। वो अब एक आखिरी गलती ये कर ली जाते जाते कि उन्होंने मुखालफत कर दी, नहीं करनी चाहिए थी मुखालफत। हाँ, क्योंकि वो अदालत में जा सकती है पार्टी रिजर्व सीटों के लिए। हाँ बिल्कुल जाएगी, न्याय सरदार साहब बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो जाएगी कौमी असम्बली का, बिल्कुल जाएंगे। मेरे ख्याल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो आइन की सही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो वो इसकी मुमकिन है कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन कर दे जिसके लिए आइंदा मिशरा हो जाए, तो मुमकिन जाएंगे, रात में जाएंगे। सही। तो कंवर दिलशाद साहब, फाइनली इलेक्शन एक्ट की रोशनी में आप समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलनी चाहिए? नहीं, हम तो कुछ नहीं, हमारी तो वो नहीं है कानून और आइन की रोशनी में। माजी में ऐसी पार्टी को 3 सीटें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी गई है,
तो आप उसी को मिसाल बना के इस केस को आगे लेके जाएं। सही। और वो लेके जाएंगे उसी में। अब जो 6-7 दिन लग गए ना इसके बारे में, अभी तक फैसला नहीं हो रहा, तो हमारी इतला के मुताबिक इसी पर गौर व खोज कर रहे हैं। पांचों के पांचों मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमीशन भी, 4 मेंबर भी, वो 4 मेंबर तो बाकायदा उसमें हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर से आते हैं, बरवाना साहब, वो तो खैर है, वो तो ग्रेड 22 के लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी थे। लेकिन बाकी जो 2 हैं, एक बड़े अहम दुरानी साहब हैं, वो बहुत बड़े लायर हैं, अपने सिंध लॉ कॉलेज के भी रहे हैं प्रिंसिपल। और इसी तरह से जो अपने जतोई साहब हैं, वो बलूचिस्तान के बहुत आईनी माहिरीन हैं। और इस तरह एक जज हैं हमारे पेशावर हाई कोर्ट से आए हैं रिटायर्ड, वो भी बड़े समझदार जज हैं। और फैसला सारे ठीक ठाक करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमीशन को बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बड़ा गिरफ्त है, ये सारी चीजें बैठ के फैसला करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला है कल तक तो वो हो जाएगा, और कमर दिलशाद साहब जिस तरह से बता रहे हैं, लगता है ऐसे है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। मुश्किल है। हुकूमत साजी का तो जो एक मरहला था वो तो मुकम्मल हो चुका। ओपोजिशन में भी अगर ये तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान बैठते हैं तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड और एक टफ सिचुएशन हो सकती है हुकूमत के लिए, जो इल्हाक हुकूमत का बना है उनके लिए। क्योंकि आप अक्सर फरमाते हैं कि ओपोजिशन या जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी जो बात है वो चूँकि क्रिटिसाइज़ करता है, मामलात पर बारीक बीनी से उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। हुकूमत तो बड़ी यानी 2/3 मेजॉरिटी के बगैर जितनी भी हुकूमत होती हैं ना, वो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं। तो ये तो बहुत कमज़ोर हुकूमत होगी जी। और देखो ना, पीपल पार्टी ने भी उनसे अभी तो मिनिस्ट्रियों की हामी नहीं बढ़ी, उनको गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन रही जी। वो कमज़ोरी अलहदा है, वो सर पे तलवार अलहदा लटकी रहेगी जी। ऐसे ही वो तो गवर्नमेंट बनाने के लिए सिर्फ वक्ती तौर पे वोट ही दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। वो शायद समझते हैं कि मामलात इतनी चलेंगे नहीं। हाँ। तो ठीक। खान साहब, एहसान खोखर साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसान खोखर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ एहसान खोखर साहब, वेलकम करते प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एहसान खोखर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खोखर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। खोखर साहब, ये नया इशू जो चल पड़ा है प्रेसिडेंट साहब वाला के जी, मैं वो समरी उन्होंने वापस कर दी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट तो बन जाएगी और ये बाद में अदालत में लोग जाएंगे और अपनी सीट्स का क्लेम तो उनका है ना, और बल्कि बजाय क्लेम वो मेरा ख्याल है हो सकता है जीत भी जाए। नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ इस चीज़ का कि जो पिछले 1.25 साल से इस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमने पैदा किया हुआ है, और हमने ये खुद पैदा किया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन हमने उसको अपनी मर्जी से डेविएट किया। और उसकी इब्तदा जो है वो हमने की जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो अनप्रेसिडेंटली हमने उसको टर्न डाउन किया आर्टिकल 5 का सहारा लेके। जब आर्टिकल 95 ये कहता है कि अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो जितनी देर तक उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 5 का सहारा लेके उस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, प्रेसिडेंट को एडवाइस की गई और प्रेसिडेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया, और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे एक्शन को रिवर्स किया और प्रेसिडेंट ऑफिस के ऊपर कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी रिटन के अंदर, और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन और वायलेशन हुई है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नई गवर्नमेंट से ओथ लेने से इनकार किया, प्राइम मिनिस्टर्स का आपको याद होगा, फिर चेयरमैन सेनेट आए, फिर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट आई, फिर पंजाब के अंदर जो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही साहब, उन्हें गलत तौर पे सस्पेंड किया गया, गवर्नर ने किया, फिर वो गवर्नर का एक्शन जो है वो सेट असाइड किया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जो उससे पहले थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज से ओथ लेने से इनकार किया, तो फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, स्पीकर नेशनल असेंबली यहाँ से गए। उसके बाद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के बिल्स आए जो हमारी जान है इस सारी मुल्क की, उस सिक्योरिटी के मामलात के अंदर बैकबोन है, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट किया और कन्फ्रंट किया और कहा कि जी मैंने तो वो रिटर्न कर दी हैं, और उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सदर साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल तो आपके पास ही है।
उसके बाद ये सिलसिला जो है फिर इलेक्शन डेट के ऊपर आया कि पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता कि, और एक शटल कॉक कोई और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्वेशन दी प्रेसिडेंट ऑफिस के मुतालिक कि जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने किया नहीं है, और जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया। और आर्टिकल 6 का उन्होंने उसके अंदर जो था, जो मियां खेल की जजमेंट थी, उसकी तरफ उनकी ऑब्जर्वेशंस भी आई। तो नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो बाद में कोर्ट में अगर जाए, कोर्ट फैसला दे देती है इनको सीट्स मिलनी चाहिए, तो वो 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो उस इजलास को बुला सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने किया क्या है कि वो बुलाए इजलास, बुलाने के जो समरी गई है उसे उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है और कहा है कि जी रिजर्व सीट्स का इशू है। अब ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप करें, बाकी जो मामला रिजर्व सीट्स का है वो चाहिए ये था कि 51-4 के अंदर बिल्कुल नहीं बनता जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जिसकी असेंबली के अंदर जो है वो प्रेजेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो चीज आ गई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका जल्द फैसला कर देता, और फैसला करने के बाद वो ये कहता कि जी आपका बनता है या नहीं बनता, ताकि ये कंट्रोवर्सी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती, अभी भी वहां पे जाएगी। कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस शिस्तों का मिलना फ़िलहाल तो ये बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद पीपल्स पार्टी जैसे बैकआउट कर गई है, नून लीग के लिए मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं। मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, रानुमाई नवाज शरीफ साहब की उनके पीछे है। तो ओवरऑल वेयर इट ऑल लीड्स, अल्टीमेटली क्या होगा? पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, आज निगरान हुकूमत ने 7 रुपये बिजली महंगी कर दी है खान साहब, तो ये मामला ठीक करने में वक्त भी दरकार है, एक सॉलिड गवर्नमेंट भी दरकार है, लेकिन मामला तो इसके अपोजिट है। नहीं लेकिन मामलात अपोजिट हों या नेगेटिव पॉजिटिव का तो अलग इशू है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि काम तो चलाना है, गवर्नमेंट भी बननी है। अब वो क्या रास्ता इख्तियार करते हैं वो उनके बस में है। अब वो बैरूनी उनके क्या ज़राए हैं, IMF का इशू है, स्टॉक मार्केट की गेम है, रेट्स का भी लोगों को तवक्को है कि रेट्स बढ़ेंगे चीज़ों के, वो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये इनके लिए कोई इतना आसान काम नहीं है नव गवर्नमेंट के लिए कि जितना समझते हैं हम। तो बार सूरत देखो क्या होता है। अच्छा, ये IMF वाले मामले से खान साहब, जो चेयरमैन PTI बानी PTI IMF को ख़त लिख चुके हैं जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई, और ये कहा गया कि शायद लिखे तो नहीं है, लिखा है वही उस हवाले से जो बात हुई, ख़त लिख दिया, IMF को ख़त लिख चुके खान साहब। अच्छा जी, ख़त लिख दिया। तो वो उस हवाले से नून लीग वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ है ये बात। बानी PTI का कहना है, उनका जो मौक़िफ़ है कि अगर ये कर्ज़ा मिल गया तो उसको वापस कैसे करेंगे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बानी PTI का जो मूव है ये वाक़ईतन मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ है? पता नहीं, मेरा ख्याल है ये काम को ठीक नहीं है कि उनको खत लिखने वाला ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंटरनल मैटर्स हैं। 2018 में भी तो यही मामलात हुए थे खान साहब, और 2018 में बल्कि आप तो बखूबी बताते भी हैं ऑडियंस को कि 70 से लेके अब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। हर इलेक्शन में ये सिनारियो होता है कि जो पार्टी हारती है वो वावेला करती है और साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस साहब खान साहब हमारे साथ है। जस्टिस वजुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम करते प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी खान साहब, कैसा मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। जस्टिस साहब, हम बात कर रहे हैं रिज़र्व सीटों की कि ये जो प्रेसिडेंट साहब ने समरी वापस की है, तो आप तो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, समझते हैं लीगल पोजीशन को ही। क्या उन्होंने समरी ठीक वापस की है? क्या ये जो है इस पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए जो रिज़र्व सीट्स हैं? इसमें क्या आप कहेंगे, इसका हल क्या है? हाँ साहब, 2 सवालात हैं आपके। पहला तो ये है कि सदर साहब ने समरी सही वापस की है, तो मैं उसूली तौर पर समझता हूँ कि गलत वापस की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी टाइम के पैरामीटर्स मुकर्रर किए हैं, ख्वाह वो असेंबलियों के 90 दिन या 60 दिन के इंतखाबात हों या दीगर जो पीरियड्स के बारे में है, वो तमाम सैक्रोसेंट चीज़ें हैं और उनके ऊपर हर सूरत हाल में अमल होना चाहिए। सदर साहब एतराज़ कर सकते थे, बता सकते थे कि ये मामलात जो हैं इनमें सुकुम हैं, इनको दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन
उन्हें असेंबली सेशन जो है वो कॉल करना चाहिए था, क्योंकि 21 दिन का टाइम मुकर्रर है जनरल इलेक्शंस के बाद कि 21 दिन में असेंबली का सेशन कॉल होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत बात थी और ऐसा होना नहीं चाहिए था, और खुसूसन सदर के लेवल के ऊपर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये वही प्रेसिडेंट्स हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब में और केपी में और फिर सेंटर वगैरह में 90 दिन की मुद्दत में इलेक्शंस नहीं हुए, और फिर एक और मसला पैदा हुआ कि जनरल इलेक्शंस की तारीख के ऊपर इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम्स थी। तो फिर अदालत ने वो सदर साहब को और उनको कहा कि आप मिल करके इस मामले को सॉर्ट आउट कीजिए, और फिर वो 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर हुई। तो इसी तरह की कोई बात होनी चाहिए थी मेरी निगाह में। दूसरा सवाल आपका जो है वो ये है कि रिजर्व सीट्स के बारे में जो नौयत इस वक्त चल रही है उसकी कानूनी और आईनी सूरत हाल क्या है। मैं समझता हूँ कि तमाम क्योंकि पीरियड्स मुकर्रर किए हुए हैं, और यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है आर्टिकल 51 में कि अगर तो किसी लोगों को कोई इंडिपेंडेंट लोग हैं और उनको कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करनी है तो उनकी जो इलेक्शन रिजल्ट नोटिफाई होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर उनको दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो जब इस कदर स्पेसिफिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो उसके ऊपर फैसला करना कि बंदे ने सही ज्वाइन किया है, गलत ज्वाइन किया है, रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए पार्टी को, नहीं मिलनी चाहिए, इसमें इतनी तवालत जो है मैं समझता हूँ कि सवालिया निशानात खड़े हो रहे हैं कि क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं बदनीयती के ऊपर मबनी तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा हो। इसी तरीके से तकरीबन कोई 300 पिटीशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई हैं, सिर्फ इस बात के फैसले के लिए कि रिकाउंटिंग करने के लिए दरखास्तें लोगों ने दी हैं। तो रिकाउंटिंग क्या कोई इतना बड़ा मामला है कि जिसमें आप हफ्तों गुजार दें और रिकाउंट ना करें? तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामलात जो हैं ये बड़े सीरियस मामलात हैं, और मेरी निगाह के अंदर ये मिसकॉन्डक्ट के ज़मरे में आते हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए जो भी मुतल्लिका लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मिसकॉन्डक्ट की बातें हैं। मकसद है कि वो उसमें फैसला होना चाहिए कि सीटें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। वन वे और दी अदर आपको जो भी फैसला करना है सही करें गलत करें, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 दिन का वक्त मुकर्रर कर दिया है तो आप 3 दिन का वक्त गुजारने के बाद में आप 2 हफ्ते के लिए आप खामोश बैठे हैं और फैसले नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि रिकाउंटिंग के मामलात में 300 पिटीशन पड़ी हुई हैं और आप फैसला नहीं कर रहे हैं उनमें। ये ज्यादती की बात है, ये नहायत अफसोसनाक बातें। तो अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है तो बाद में ये पार्टी अदालत में चली जाती है। जी हाँ साहब, बिल्कुल, ये तो अदालतों में तो मामला जाएंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे इदारे जो हैं वो अपने लेवल के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस है वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस रेंडर करें। अदालतों का काम है कि कहीं गलती हो जाए तो उसकी दुरुस्तगी की जाए, लेकिन ये बड़ा अजीब व गरीब तरीक़ाकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तवातुर के साथ पीरियड्स डिटरमिन किए हुए हैं और आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। सही, और सब चीज़ वाज़े है और फिर भी अमल नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन साहब प्रोग्राम वक्त देने के लिए। खान साहब, टाइम को तो बहुत बार ओवरकम किया गया है, आइन शिकनी हुई है, 90 दिन इंतखाबात का टाइम था वो भी बाईपास हुआ, उसके बाद ये 21 दिन वाला जो मामला है सदर ने समरी मुस्तरद कर दी। अब ये आइनी तौर पे ठीक है, दुरुस्त है या गलत है, जैसे कि वजूद्दीन साहब ने बताया कि गलत है। और जैसे ये 3 दिन इलेक्शन कमिश्नर के पास थे कि मामलात को सॉर्ट आउट करें, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो ये इस रिवायत को हम कब ठीक कर पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन टाइम है हर चीज़ उसके मुताबिक हो, टाइम की इम्प्लीमेंटेशन, आइन की इम्प्लीमेंटेशन तो नई हुकूमत बनेगी। पहले वो आपने जस्टिस साहब की बात तो सुनी कि पहले जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से लेट हुए। जी,
तो ये तो हुकूमत जो बनने जा रही है, खान साहब आप कह रही हैं कि सब बता रहे हैं कि कमज़ोर हुकूमत होगी, तो ये आइन को तकवीत कैसे देगी? इस वक्त तो तकाजा है कि आइनी मामलात मजबूत हों। पता नहीं, हुकूमत बनने के बाद पता चलेगा ना कि इनका क्या रवैया है, किस तरह ये चलते हैं, क्या। हाँ। ठीक, खान साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन आपकी जानिब बढ़ेंगे, चूँकि कल इलेक्शन कमीशन अब ये डिसाइड करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, और जो सदर ने समरी मुस्तरद की, ये मामला किस जानिब बढ़ेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। स्पीकर का इजलास बुलाना, उसकी कानूनी हैसियत क्या थी, वो हमने प्रोग्राम में डिस्कस की। अगले प्रोग्राम में खान साहब के साथ फिर से हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।